मूवी की शुरुआत में हम एक गरीब किसान को देखते हैं जिसके 3 बेटे होते हैं। उनमें से किसान का छोटा बेटा इवान एक दिन पूरे राज्य पर राज करेगा। इस कहानी में हम एक रोशनी को देखते हैं जो खेतों में बहुत तेजी से दौड़ रही होती है। अगली सुबह जब किसान अपने खेतों को देखने आता है तो वो हैरान हो जाता है। वो जल्दी से एक घंटी बजाता है और अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाता है और वो उनसे कहता है कि कल रात किसी ने हमारी फसल को बर्बाद कर दिया है। बड़ा बेटा किसान से कहता है कि ये जरूर किसी जानवर का काम है, इसलिए हमें यहाँ पहरा देना होगा। किसान अपने छोटे बेटे इवान को ये जिम्मेदारी दे देता है क्योंकि वो उनकी नजरों में एक बेवकूफ इंसान है। इवान रात में पहरा देने के लिए मान जाता है और फिर वो एक रस्सी का फंदा बनाता है। तभी उसके सामने एक सफेद रंग का घोड़ा आ जाता है। इवान उसके गले में वो फंदा डाल देता है, मगर वो घोड़ा इवान को भी अपने साथ खींचकर ले जाता है और साथ ही उसकी झोपड़ी भी टूट जाती है। लेकिन वो घोड़ा रात में चांद की तरह चमक रहा था। ऐसा लगता है कि वो दूसरी दुनिया से आया है। तभी वो घोड़ा दलदल में फंस जाता है। इवान जानवरों से बहुत प्यार करता था तो वो उसे विंडमिल की मदद से बाहर निकाल लेता है। इवान का नरम दिल देखकर वो रो पड़ता है। फिर इवान उसे वापस भेज देता है। अगली सुबह जब इवान उठता है तो उसके सामने 2 बहुत खूबसूरत घोड़े होते हैं। उनके साथ एक छोटा सा घोड़ा भी होता है जो बोलता था। उसे बोलते हुए देख इवान बहुत ज्यादा डर जाता है। तो वो इवान से कहता है कि तुम डरो मत, कल रात तुमने मेरे पापा की जान बचाई है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए ये गिफ्ट में भेजे हैं। इवान उन घोड़ों को देखकर बहुत खुश होता है। उधर इवान के पिता देखते हैं कि फसल कल से भी ज्यादा खराब है तो वो इवान को पीटने के लिए उसके पास आने लगते हैं। तभी इवान वहाँ से भागने लगता है तो वो छोटा घोड़ा उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। इवान उससे कहता है कि यहाँ से बहुत दूर। छोटा घोड़ा उसे अपनी कमर पर बिठाकर बिजली की तरह वहाँ से बहुत दूर ले जाता है। फिर इवान उससे कहता है कि काश मेरे पास वो घोड़े भी होते तो मैं उन्हें बाजार में बेचकर अपने पिता को पैसे दे देता तो मेरे पिता मुझे माफ कर देते। ये सुनकर छोटा घोड़ा इवान को कान बंद करने को कहता है और जोर से चिल्लाता है। तो वो दोनों घोड़े दौड़कर इवान के पास आ जाते हैं। इवान उन्हें लेकर शहर में आ जाता है तो छोटा घोड़ा वहाँ बैठे एक आदमी को उन्हें बेचने को कहता है, मगर इवान उसकी बात नहीं सुनता। वो उन्हें राजा को बेचना चाहता है ताकि ज्यादा पैसे मिल सके। उन घोड़ों को देखकर वहाँ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और एक से बढ़कर एक बोली लगाते हैं। राजा ये सब ऊपर से देख रहा होता है। फिर वो इवान के पास आ जाता है। राजा का मंत्री राजा से कहता है कि शायद इसने ये घोड़े किसी और राज्य से चुराए हैं। ये सुनकर राजा इवान से उन घोड़ों को छीन लेता है और वहाँ से जाने लगता है। इवान बहुत उदास हो जाता है तो छोटा घोड़ा उससे कहता है कि तुम कुछ नहीं करोगे। तो इवान कहता है कि वो एक राजा है। छोटा घोड़ा दोबारा उन घोड़ों को आवाज लगाता है तो वो घोड़े महल से राजा को लेकर वापस इवान के पास आ जाते हैं। रास्ते में राजा की बग्घी टूट जाती है और राजा गिर जाता है। राजा को देखकर इवान हंसने लगता है, मगर अपनी प्रजा के सामने राजा इवान को कुछ नहीं कहता और मंत्री से कहता है कि ये घोड़े इसी लड़के के हैं, इसलिए इसे इन घोड़ों की कीमत दे दो। फिर राजा का सलाहकार राजा से कहता है क्यों ना आप इसे अपने घोड़ों की देखभाल के लिए रख ले, इस तरह आप अपनी बेइज्जती का बदला ले सकते हैं। राजा इवान को अच्छी सैलरी देकर उसे काम पर रख लेता है। ये सुनकर इवान भी मान जाता है। इवान अपना काम बहुत मेहनत से करता है, मगर राजा किसी भी तरह इवान को मारना चाहता है। इवान का बर्ताव देखकर वहाँ के सभी लोग इवान को पसंद करने लगते हैं। ये देखकर राजा इवान से और भी जलने लगता है तो राजा का सलाहकार उससे कहता है कि इसे कोई ऐसा काम दो जिसे वो पूरा ना कर पाए और जिसके बदले आप उसे मौत के घाट उतार दे। यहाँ से 100 मील दूर एक जंगल है जिसके पीछे एक रेगिस्तान है। उसे उस रेगिस्तान से फायर बर्ड को लाने के लिए कहिए। राजा इवान को उस फायर बर्ड को लाने को कहता है और इवान ये काम करने के लिए हाँ कर देता है। छोटा घोड़ा इवान को समझाता है कि उस फायर बर्ड को लाना नामुमकिन है क्योंकि जिसने भी उसे लाना चाहा वो जिंदा नहीं बचा। इवान उसे कहता है कि राजा का हुक्म है जो मुझे करना है। इवान की हिम्मत देखकर छोटा घोड़ा उसे अपनी पीठ पर बैठाकर तेजी से उस जंगल में आ जाता है। यहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिन पर नशीले फल लगे होते हैं। छोटा घोड़ा इवान से कहता है कि तुम ये फल इकट्ठा कर लो क्योंकि ये फल उस फायर बर्ड को बहुत पसंद है। इन्हें खाते ही उसे नशा हो जाता है। इवान अपने बैग में बहुत सारे फल भर लेता है और उस रेगिस्तान में आ जाता है जहाँ वो फायर बर्ड है। वो फायर बर्ड रेत के नीचे रहता है तो इवान उस फलों को उस रेत के ऊपर बखेर देता है। वो फायर बर्ड उनकी खुशबू सूंघते ही वहाँ आ जाता है और उन्हें खाने लगता है। उन्हें
खाते ही उसे नशा होने लगता है और वो गिर जाता है। जब इवान उसे पकड़ने जाता है तो वो जाग जाता है और वो इवान के पीछे पड़ जाता है। इवान के पास आखिरी फल बचा होता है तो इवान उसे उसके सामने डाल देता है, जिसे खाते ही वो बेहोश हो जाता है और इवान उसे पकड़ लेता है। अगली सुबह फायरबर्ड जब होश में आती है तो वो रोने लगती है। इवान को जानवरों से बहुत लगाव होता है, इसलिए वो उसे आजाद कर देता है। वो फायरबर्ड वहाँ से भाग जाती है और इवान के लिए एक पंख छोड़ देती है। छोटा घोड़ा इवान से कहता है कि इस फायरबर्ड का पंख मिलना भी इंसानों के लिए बहुत बड़ी बात है। ये सुनकर इवान को हिम्मत मिलती है और वो राजा के महल में पहुंच जाता है। फिर उन्हें सारी बातें बताता है। तभी राजा और वहाँ खड़े सभी लोग इवान पर हंसने लगते हैं। फिर इवान राजा को वो पंख निकाल कर दिखाता है, मगर वो पंख आग की तरह नहीं जलता। ये देखकर राजा बहुत खुश होता है और इवान को मारने का हुक्म दे देता है। राजा के सिपाही इवान की गर्दन काटने वाले ही होते हैं। तभी वो फायरबर्ड वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर सब समझ जाते हैं कि इवान सच बोल रहा है। वहाँ मौजूद लोग इवान को छोड़ने को कहते हैं, लेकिन राजा ऐसा नहीं करना चाहता, मगर अपनी प्रजा के लिए उसे ये करना पड़ता है और वो इवान को छोड़ देता है और इवान को तोहफे भी देता है। ये देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं, मगर राजा अंदर ही अंदर घुट रहा होता है। रात में इवान उस फायरबर्ड के साथ खेल रहा होता है। ये देखकर राजा को और भी गुस्सा आता है तो राजा का मंत्री राजा से कहता है कि अगर आप हुक्म दे तो हम इस फायरबर्ड को मार देते हैं, मगर राजा उन्हें मना कर देता है। फिर राजा का सलाहकार राजा को एक और आइडिया देता है। वो राजा से कहता है क्यों ना आप इवान को बर्फीले पहाड़ की राजकुमारी को लाने के लिए भेजे, क्योंकि वो एक श्राप की वजह से वहाँ कैद है, जिसे तोड़ना नामुमकिन है। अगर इवान उस राजकुमारी को ले भी आता है तो आप उससे शादी कर लेना। ये सुनकर राजा बहुत खुश होता है और इवान को राजकुमारी लाने का हुक्म देता है। तभी इवान उसका हुक्म मान लेता है। छोटा घोड़ा इवान को लेकर उस पहाड़ पर आ जाता है। यहाँ दरवाजे पर बर्फ की एक मोटी परत जमी होती है तो वो पंख उस परत को तोड़ देता है और वहाँ पर पानी ही पानी हो जाता है, जिससे छोटा घोड़ा बहकर नीचे गिर जाता है। इवान उस महल के अंदर आ जाता है। यहाँ पर एक ही शक्ल की बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं। इवान सोचने लगता है कि असली लड़की कौन है। तभी वो पंख उनमें से एक लड़की को जगा देता है, जिसका नाम लिसा है। लिसा इवान से पूछती है कि तुम कौन हो, तो इवान उसे सारी बात बता देता है। वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, ये मेरे राजा का हुक्म है। ये सुनकर लिसा वहाँ से कूद जाती है तो इवान भी उसके पीछे कूद जाता है। इवान देखता है कि लिसा का गाउन पैराशूट की तरह काम कर रहा है तो इवान भी उसी के ऊपर बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो गाउन फट जाता है और वो दोनों तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। मगर छोटा घोड़ा वहाँ आकर उन दोनों को बचा लेता है। फिर ये सब जंगल में रात बिताते हैं। लिसा इवान को बहुत पसंद आती है। जब लिसा सोई रहती है तो छोटा घोड़ा इवान से कहता है क्यों ना हम राजकुमारी को लेकर कहीं दूर चले और एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। मगर इवान बहुत ईमानदार है। वो घोड़े से कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन मैं इनाम के बदले राजा से लिसा को मांग लूंगा। लिसा उनकी सब बात सुन लेती है और वो इवान को पसंद करने लगती है। अगली सुबह इवान लिसा को लेकर राज्य में आ जाता है। वहीं इवान की जय जयकार होने लगती है और राजा फिर एक बार इवान को मारने में नाकाम हो जाता है। मगर लिसा की खूबसूरती देखकर राजा इवान को इनाम देता है, लेकिन इवान इस बार खुश नहीं होता। छोटा घोड़ा इवान से कहता है कि तुम्हें लिसा को अपने दिल की बात बतानी चाहिए, इससे पहले कि वो राजा से शादी कर ले। तभी इवान दीवार से लिसा की खिड़की पर आ जाता है और लिसा को फूलों का गुलदस्ता देता है। वो लिसा को प्रपोज करने वाला ही होता है। तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है और लिसा इवान को जल्दी से पीछे कर देती है। अगली सुबह राजा के सामने लिसा को लाया जाता है। राजा लिसा से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मगर लिसा राजा से कहती है कि मैं तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक मेरी ग्रैंड माँ की रिंग मुझे नहीं मिल जाती, जो मुझसे समुद्र के बीच में गिर गई थी। अगर मैं इस रिंग के बिना शादी करूंगी तो इस शादी में हम खुश नहीं रह पाएंगे। ये बात सुनकर राजा घबरा जाता है। तभी वहाँ पर इवान आ जाता है और राजा ये काम भी इवान को ही सौंप देता है। इवान बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो नहीं जानता कि वो रिंग कहाँ है। इस बार छोटे घोड़े को भी उस रिंग के बारे में नहीं पता था, इसलिए छोटा घोड़ा
अपने पूर्वजों से प्रे करता है और वो सब उसे बता देते हैं कि वो रिंग समुद्र के बीच में एक व्हेल मछली के पेट में है। अगली सुबह छोटा घोड़ा इवान को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और इवान को समुद्र के बीच में गिरा देता है। पानी के अंदर इवान देखता है कि उस मछली को किसी मोटी जंजीरों ने बांध रखा है। इवान ये बात छोटे घोड़े को बताता है। पानी समुद्र में ऊंची ऊंची लहर उठा देता है, जिसकी वजह से वो व्हेल मछली ऊपर आ जाती है, मगर वो अब भी जंजीरों से बंधी है। इवान देखता है कि वो मछली रो रही है, तो इवान उसे आजाद करने के लिए एक आइडिया लगाता है। वो छोटे घोड़े को लेकर उस मछली की नाक में घुस जाता है, जिसकी वजह से उस मछली को बहुत जोर से छींक आती है और वो सारी जंजीरें टूट जाती हैं। उस मछली के मुंह से बहुत सारी सिप बाहर आती है जो उसने कैद कर रखी होती है। वो व्हेल मछली पानी के अंदर चली जाती है। छोटा घोड़ा इवान से कहता है कि तुम अब क्या करोगे, क्योंकि अगर तुम बिना रिंग के गए तो राजा तुम्हें मार देगा। मगर वहाँ पर एक केकड़ा उस रिंग को लेकर आता है और इवान से कहता है कि ये हमारी रानी ने आपके लिए दी है। इवान उस अंगूठी को लेकर लिसा के पास आता है, मगर इस बार राजा का मंत्री उसे देख लेता है और लिसा के कमरे का दरवाजा तोड़ने लगता है। शोर सुनकर राजा भी जाग जाता है, तो राजा छोटे घोड़े को लिसा की खिड़की के पास खड़ा देखता है। तभी राजा उस पर गोली चला देता है। मंत्री इवान को बंदी बना लेता है और राज्य में ये ऐलान कर दिया जाता है कि इवान ने राजा की होने वाली पत्नी पर बुरी नजर रखी है, इसलिए उसे बहुत जल्द मौत के घाट उतार दिया जाएगा। छोटा घोड़ा लिसा के पास एक चूजा भेजता है, जो लिसा को लेकर घोड़े के पास आ जाता है। छोटा घोड़ा लिसा को बताता है कि इवान तुमसे बहुत प्यार करता है। वो रिंग भी इवान राजा के कहने पर नहीं, ये सुनकर लेने गया था कि वो तुम्हारी ग्रैंड माँ की आखिरी निशानी है। ये सुनकर लिसा बहुत दुखी होती है। वो घोड़े को बताती है कि मैंने राजा को बताया था कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें 3 अलग अलग कुंड से गुजरना होगा। पहले कुंड में उबलता पानी होगा, दूसरे में बर्फ से जमा पानी होगा और तीसरे कुंड में उबलता हुआ दूध होगा। अगर तुम ये तीनों कुंड पार कर लेते हो तो तुम फिर से जवान हो सकते हो और फिर हम शादी कर लेंगे। लेकिन राजा का सलाहकार राजा से कहता है कि क्यों ना आप ये सब पहले इवान के ऊपर आजमाए। लिसा घोड़े को बताती है अगर इवान को इन सब से बचाना है तो उबलते कुंड के लिए मेरी रिंग चाहेगी और बर्फ से जमे कुंड के लिए वो पंख चाहिए, मगर दूध वाले कुंड से बचने के लिए उसे एक फूल की जरूरत होगी जो दुनिया के आखिरी छोर पर है। ये सुनते ही छोटा घोड़ा अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़ता है और उस फूल तक पहुंच जाता है, मगर उस फूल से आवाज आती है, जो भी मुझे तोड़ेगा वो मर जाएगा। मगर इवान की जान बचाने के लिए घोड़ा अपनी जान देने को तैयार हो जाता है और उस फूल को तोड़ लाता है। उधर राज्य में वो कुंड तैयार कर इवान को लाया जाता है। राजा इवान को खोलते हुए पानी में धक्का दे देता है। तभी लिसा अपनी रिंग निकालकर उस कुंड में फेंक देती है और इवान उन तीनों कुंडों में से एक राजकुमार बनकर बाहर निकलता है। ये देखकर राजा भी जवान होने के चक्कर में खोलते हुए पानी में डुबकी लगा देता है, तो राजा एक बबल के अंदर कैद होकर बाहर निकलता है। वो बबल राजा को कहीं दूर ले जाता है। ये देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और सब लोग इवान को अपना अगला राजा बना देते हैं। इवान लिसा से शादी कर लेता है। फिर हम उस घोड़े को देखते हैं जो अब भी जिंदा है। लिसा छोटे घोड़े को बताती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तुम्हारा एक इम्तिहान था जिसमें तुम पास हो गए हो। और इसी सीन के साथ हमारी इस बेहतरीन मूवी का एंड हो जाता है।